देखिए, फ्रूट का मतलब क्या होता है? द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट होता ही होता है। आप बोलेंगे कैसे? फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर होता है, फ्लावर ही आगे चल के फ्रूट बन जाता है। और आगे चल के फ्लावर के अंदर जो, मतलब जो फ्लावर के अंदर ओवरी होती है वो क्या बन जाता है? फ्रूट। और जो फ्लावर के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? सीड्स। कल पढ़ा था हमने। तो इट इज अ मच्योर और राइपेंड ओवरी। मच्योर और राइपेंड ओवरी जो होती है उसी को तो फ्रूट बोलते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी ओवरी में, वो फ्रूट नहीं बनता है। जब ओवरी में ओव्यूल्स के साथ पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब जाके ओवरी बन जाती है किसमें? दैट गेट्स डेवलप्ड और राइपन्ड इनटू द फ्रूट। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, पार्थेनोजेनेसिस। आप लिख सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी बन जाती है या फ्रूट बन जाता है। जब फ्रूट बन जाता है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब ओवरी बन जाती है किसमें? मतलब फ्रूट में, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बोलते पार्थेनो किसको बोलते हैं? असल में पार्थेनो बोलते हैं वर्जिन को, जो वर्जिन होगा, जो मैरिड नहीं होगा, वर्जिन। और जेनेसिस का मतलब होता है मतलब बन जाना, यानी कि वर्जिन का ही बन जाना, सीधा ही। तो पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, और कार्पिक का मतलब होता है फ्रूट, यानी कि वर्जिन फ्रूट जिसने फर्टिलाइजेशन नहीं की। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है उसे पार्थेनो कार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, और कार्पिक का मतलब होता है फ्रूट, यानी कि वर्जिन फ्रूट। मतलब लिटरल तर्जुमा मैं करता हूँ। लिटरल मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकल मीनिंग। फर्स्ट वी शुड गो थ्रू ऑलवेज द लिटरल मीनिंग फॉर द क्लियर कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है? जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प। एक फ्रूट पे आमतौर पे क्या होता है? पेरिकार्प होता है या वॉल होता है, ठीक है? एक वॉल होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है? पेरिकार्प। एंड सीड्स वहां पाए जाते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प ड्राई भी होता है, फ्लैशी भी होता है ना। कुछ फ्रूट्स में हम देखते हैं वो क्या होता है? ड्राई। कुछ भी क्या होता है? फ्लैशी, मतलब खा सकते हैं, ड्राई नहीं होता है उतना। वेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, जब वो थिक होता है, मोटा होता है, फ्लैशी होता है, इट्स डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। पहली बात, पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब होता है अराउंड। पेरी का मतलब होता है अराउंड। कार्प का मतलब क्या होता है? अभी कहा कार्पिक होता है फ्रूट। यानी परिकार्प मतलब हो गया जो अराउंड द फ्रूट होगी, पेरिकार्प अराउंड द फ्रूट, ठीक है? लेयर, आउटर लेयर सराउंडिंग द फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। आप लिख सकते हैं आउटर लेयर सराउंडिंग द फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, आपको ऐसा समझ आएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप। पेरिकार्प संधि है, एपिकार्प संधि है, मेसोकार्प संधि है, एंडोकार्प संधि है। देखिए, एपिकार्प में ही आ जाते हैं क्या? सॉरी, पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प। पेरिकार्प में ही आ जाते हैं एपिकार्प भी, मेसोकार्प भी, एंडोकार्प भी। पेरी मतलब क्या? पूरा जितना फ्रूट के अराउंड होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं, सब कुछ जितना भी है, उसमें एपिकार्प भी होता है, उसमें मेसोकार्प भी होता है, उसमें एंडोकार्प भी होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसलिए यहाँ पे दिया ही नहीं पेरिकार्प, मतलब दिया ऐसे पेरिकार्प दिया डायग्राम में। क्योंकि पेरिकार्प का मतलब होता है एपिकार्प भी, यानी कि ये लाइन भी, मेसोकार्प ये बीच का हिस्सा भी, और एंडोकार्प भी ये वाला हिस्सा भी, ठीक है? एंडो मतलब अंदर का, मेसो मतलब बीच वाला, एपी मतलब ऊपर वाला, है ना? तो ऐसे समझना ये चीज। कल हम पढ़े थे एपिपेटालस, जो पेटल के ऊपर होंगे स्टैमेंस। एपीफाइलस, जो होंगे ऊपर किसके? इसके ना, पेरियंथ के। तो एपी का मतलब होता है अपॉन। क्या होता है? एपी मींस अपॉन, UPON। एपी जब भी आएगा ना, एपी एपी एपिडर्मिस, अपॉन डर्मिस, अपॉन स्किन है ना, एपिडर्मिस आउटर लेयर सर, जो करती है ऊपर से होती है प्रोडक्टिव लेयर, जो हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो एपी का मतलब होता है अपॉन या ऑन या अबव, यानी कि ऊपर ना, ऊपर सीधे ही। एपिकार्प। मीजोकार्प बीच में जो होगा, एंडोकार्प जो एंड अंदर होगा,
इस सारे को हम क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स पेरी कार्प। पेरी का मतलब क्या होता है? पूरा राउंड पेरी कार्प। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब पेरी कार्प थिक होता है, अच्छा खासा फ्लैशी भी होता है, तो उसको डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन वहां पे हो जाती है इनटू आउटर। अब मानिए मैं अभी इंसान हूं, मेरे पास हाथ भी है, सब कुछ है ना। पहले मत मैं ऐसा था, वहां के पेट में कुछ नहीं था, मैं बस जायगोट था। फिर मुझ पे क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन गए। दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो हेयर ऑल्सो इन द पेरिकार्प, इफ इट्स थिक एंड फ्लेशी, it get differentiated into the epicarp, the outer epicarp, the middle mesocarp, and the inner endocarp. In mango and coconut, the fruit is known as drupe. क्या बोलते हैं? मैंगो यानी कि आम, और कोकोनट यानी कि नारियल के फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रूप। अब पता है कितनी खुशी दे पढ़ते हैं फिर बड़ी क्लास में। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। वो डेवलप हो जाते हैं मोनोकार्पिलरी, जहाँ पे खाली एक ही कार्पल होता है। कार्पल ना, वो पिस्टल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ऐसी ओवरी, सॉरी, मोनोकार्पिलरी, ऐसा फ्रूट जहाँ पे खाली एक ही कार्पल होगा। कार्पल बाकी स्टेमन बहुत सारे होंगे, ठीक है, कार्पल वहां पे एक ही होगा। स्पीयर ओवरी, जो मतलब क्या होगा? हाइपोगाइनस, ऊपर है बाकी सब नीचे है। हाइपोगाइनस स्पीयर ओवरी वहां पे होगी। तो कहाँ पे होती है? मैंगो में और कोकोनट में। पढ़ा था हमने, है कि नहीं? मैं रिवीजन नहीं करता हूँ वापस, क्योंकि वो आप देखते वीडियो से भी। एंड आर वन सीडेड। क्या होते हैं ये? वन सीडेड। यहाँ पे खाली एक ही सीड होता है ना। मैंगो में कितने होते हैं सीड? एक ही सीड। कोकोनट में कितने होते हैं? एक ही सीड। तो वही, आपको पता नहीं है वो सीड क्या होता है, हम देखेंगे इसके बाद वो क्या कैसे क्या होता है, वो 12th क्लास से पढ़ना हम कोकोनट के बारे में अच्छे से। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। मैंगो में पेरिकार्प जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है अच्छे से। इनटू क्या? वही ना, आउटर थिन एपिकार्प, ये रह गया, और मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प। एपिकार्प हम चाहे वो मतलब दिल, अदरवाइज जो मतलब आम का जो छिलका होता है ना बाहर का, उसको बोलते हैं एपिकार्प, वो हम उतार देते हैं ना। फिर हम खाते क्या? मेसोकार्प। तो फ्लैशी एडिबल पार्ट क्या होता है? मेसोकार्प। और जो अंदर से वो निकलती है पत्थर जैसे निकल जाती है, एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, वो हम खाते हैं नहीं। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप, मीजोकार्प इज फिब्रस। कोकोनट की अगर बात करते हैं, वहां पे मीजोकार्प क्या होता है? वो फिब्रस होता है। देखिए, ये रहा कोकोनट का क्या? एपिकार्प ऊपर का। ये दिख रहा है आपको? ये लाइन ये वाली, दिस इज द कोकोनट्स क्या? दिस इज द कोकोनट्स मीजोकार्प। ये खाते हैं नहीं? ये क्या खाते हैं? हम ये खाते हैं, व्हाइट वाला हिस्सा। इसे क्या बोलते हैं शाबाश? एंडोकार्प। यहाँ पे हम एंडोकार्प खाते हैं, लेकिन मैंगो में क्या खाते हैं? मीजोकार्प। आप समझ रहे कि नहीं? लेयर्स की बात हो रही है, कुछ नहीं है क्या, उतना रॉकेट साइंस नहीं है ना। इट वॉज वेरी सिंपल, तो ये हमें समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाऊँ डायग्राम वगैरह, वो भले वो सही नहीं आपको। द सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ, ये बात आपको जहन नशीन कर लेनी है, कि यही ओव्यूल्स आगे चल के सीड बनाते हैं आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर राइपिंग। और यही ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाती है आफ्टर मैचुरेशन। तो द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। आप मानिए ये हमारी प्यारी सी ओवरी है, ये इसका क्या यहाँ पे स्टाइल, ये क्या है? स्टिग्मा। यहाँ पे क्या? ओव्यूल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब पोलन ग्रेन गिर जाता है, पोलन ट्यूब के थ्रू घुस जाता है अंदर, ये होती है अंदर से क्या? फर्टिलाइजेशन। तो उस मौके पे ये बात समझनी है कि यही बन जाता है फिर फ्रूट, ये ओवरी। और जो ये अंदर से ये ओव्यूल्स होते हैं, क्या बच जाते हैं? सीड। कितना आसान है, बहुत आसान। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। अब सीड को बाहर से अच्छा कोट वो लगा गया होता है वो। एंड एन एम्ब्रियो भी यहाँ पे होता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। एम्ब्रियो बन जाता है रेडिकल से, है ना। एंड एन एम रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस वहां पे होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस वहां पे पाई जाती है। एंड वन, और सीड खाली एक ही हो सकता है। जैसे वीट में होता है क्या? एक ही सीड। मेज में कितना होता है? एक ही सीड। या दो सीड हो सकते हैं, जैसे ग्राम में होता है या पी में होता है। मटर में क्या होता है? वो टू कॉटलिडेंस होता है, ठीक है, टू कॉटलिडेंस वहां पे पाए जाते हैं। या तो वन होगा, वन कॉटलिडन, जैसे वीट में होता है और मेज में होता है। मैंगो में मोनोकॉट, मैंगो इज नॉट मोनोकॉट। वहां पे लगता है वो एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर से दो होते हैं क्या? कॉटलिडेंस। ग्राम होता है क्या? डाइकॉट, जहाँ पे दो कॉटलिडेंस होते हैं, और पी भी होता है, वो हम पढ़ेंगे आराम से। अब डाइकॉट क्या होता है और मोनोकॉट क्या है? इसने इसमें लिखा है सब कुछ, मसला नहीं है, पूछ।
और उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, इतना ही है सोलने सी। कितना आसान है 11th क्लास, लेकिन सच में बहुत आसान है 11th क्लास। मैं बोलता हूँ मुश्किल बिल। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलेडोनस सीड। हम करते हैं बात डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस सीड। तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, यू कैन सी हियर द सीड कोट। और द सीड कोट हैज टू लेयर्स, यहाँ पे दो लेयर्स पाई जाती है, द आउटर टेस्टा और द इनर टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन यहाँ पर जो कि आपको एनसीईआरटी ने दी है, हम वो सर्च करते हैं यहाँ पे। टेस्टा एंड टेगमेन आर द आउटर टू लेयर्स ऑफ ए सीड। टेस्टा एंड टेगमेन, ये देखिए आप ध्यान से, कुछ नहीं है, बस दो दो लेयर्स, कुछ नहीं है। ये देखिए आप ध्यान से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। टेस्टा क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ द सीड। यू कैन सी हेयर टेस्टा, आउटर लेयर ऑफ द सीड। टेगमेन, इनर लेयर ऑफ द सीड। आप मानिए ये नहीं, ये वाली लेयर जो मैं रेड से बता रहा हूँ, ये क्या है? टेस्टा। और जो मैं बता रहा हूँ ब्लू से, वो क्या है? टेगमेन। ये रहा। क्या ब्लू पेन उठाई नहीं? ये रहा। एक मिनट, मैंने उल्टा मतलब बोल दिया आपको। टेगमेन हो गया अंदर की लेयर जो यहाँ पे है, ये देखिए। और टेस्टा क्या होता है? बाहर की लेयर। टेस्टा अंदर की लेयर क्या होती है? टेगमेन। टेस्टा, टेगमेन, टेस्टा, टेगमेन, टेस्टा, टेगमेन। तो ये हम देखते हैं स्टीर के स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टा और टेगमेन पाया जाता है। द हाइलम इज ए स्कार। द हाइलम, देखिए पहली बात है ना, डाइकोटिलेडोनस का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? दो, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, डाई का मतलब क्या होता है? टू। और कॉटिलेडोनस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सीड लीफ। कॉटिलेडन का मतलब होता है सीड लीफ। आप मानिए लीफ लाइक होता है अंदर से सीड को, कुछ चीजें, उसको बोलते हैं कॉटिलेडन ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो डायग्राम दी है यहाँ पे, ये होता है अंदर से, मानिए आप ऐसे सीड को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ना रेडिकल, रेडिकल से क्या बन जाता है? शाबाश, रूट। रेडिकल मतलब होता है एम्ब्रियोनिक रूट, उससे क्या बनता है? असली रूट। और ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा, ये रहा, क्या प्लूम्यूल हो गया रेडिकल। प्लूम्यूल से क्या बन जाता है? शूट, यानी कि अपर बॉडी प्लांट की। अगर सीड से ही तो बनता है ना प्लांट, तो प्लूम्यूल से क्या बन जाता है? शूट, अपर बॉडी ऑफ प्लांट। और जो मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक शूट होता है प्लूम्यूल, फिर बनता है उससे असली शूट। और रेडिकल क्या होता है? एम्ब्रियोनिक रूट, उससे क्या बनता है? असली रूट। दोनों क्या होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं? सीड में। तो कॉटलेटन्स का मतलब होता है सीड लीफ। ये लग रहा है आपको लीफ जैसे? यहाँ पे ये रहा, एक और दो, इसको बोलते हैं सीड लीफ। ये दो कहाँ पे होते हैं? ये दो होते हैं ग्राम और में पी में होते हैं दो दो। लेकिन वीट और मेज में खाली एक ही सीड होता है अंदर से, ठीक है। वहाँ पे खाली एक ही कॉटलेटन होता है, उसको बोलते हैं मोनोकॉटलेटनस। वो हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉटलेटनस सीड हम पढ़ेंगे आराम से। तो डाइकॉट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा सीड जहाँ पे दो कॉटलेटन्स होंगे, उसको बोलते हैं डाइकॉट सीड, ठीक है। अब देखिए, हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीट कोड। हाइलम जो यहाँ पे है, ये एक हिसाब से एक निशान, दाग लग गया होता है, स्कार, ठीक है। हाइलम जो है वो एक स्कार होता है, एक दाग लग गया होता है वो, ऑन द सीट कोड, जो कि सीट कोड पे होता है। यहाँ पे आप देखिए हाइलम है ना, इस यहाँ पे दिया है। अब क्लास 12 में अच्छे से पढ़ना है हाइलम, माइक्रोपाइल, जलाजल एंड एंटीपोडल एंड, आप सब सीखेंगे आप इंशाल्लाह। फिलहाल हाइलम एक स्कार होता है, मतलब स्कार का मतलब होता है अ मार्क लेफ्ट आफ्टर ए वुंड और इंजरी, है ना। बोलते हैं मुझे बहुत स्कार्स है बदन पे, दिल पे बहुत जख्म है, लोगों ने बहुत तकलीफ पहुंचा दी, अब जख्म बच गया, अब स्कार्स, देयर आर स्कार्स ऑन माई हार्ट। तो वैसी इंजरी जब लग जाती है इंसान को, फिर स्कार पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है ना। तो वैसी दाग की तरह होता है हाइलम ऑन द सीड कोड, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। जैसे डेवलपिंग सीड्स अटैच होते हैं टू द फ्रूट, ठीक है। डेवलपिंग सीड्स वर, हाइलम इज a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit। इसी हाइलम से आपने देखा होगा, जब हम सीड निकालते हैं ना, थोड़ा चिपका होता है, तो इसी हाइलम से वो फ्रूट के साथ चिपका हुआ होता है ना, वो सीड उसका। तो above the hilum is a scar, is a small pore called a micropyle। इसी हाइलम के ऊपर, आप बोलेंगे ऊपर का है, नीचे है ना, आप बोलेंगे नीचे है ना। यही मसला है एनसीईआरटी, अगर जब तक इंसान समझता नहीं अच्छे से, इंसान पढ़ेगा कि यहाँ लिखा है ऊपर, यहाँ लिखा है नीचे बना के, इसको उल्टा करना है, आप समझ रहे हैं? इसको उल्टा करेंगे ना, हाइलम कहाँ आएगा? नीचे। और माइक्रोपाइल कहाँ आएगा? ऊपर। इसने इसको उल्टा कर दिया है, और यहाँ उल्टा लिख दिया है। फिर जो पढ़ेगा वो उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये समझ नहीं आती है एनसीईआरटी।
अपोथाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ये देखिए आप, है ना इसके ऊपर माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो, इसी सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस वहां पे होती है एंड टू कॉटिलेडन्स, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलेडन्स होते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने देख लिया, और क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स होते हैं प्रेजेंट इन द सीड कोट। ठीक है। द कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी, ये क्या होता है, आमतौर पर फ्लैशी होते हैं एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है। फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल कौन होते हैं, कॉटलेडन्स, मतलब सीड के लीफ जो होते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड्स पे आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल, है कि नहीं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक पेन से। व्हाट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस मींस द मेन central part of an embryo, the main central part of an embryo, ठीक है, from which, शाबाश, root and shoot develop, यानी कि मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बिल्कुल सेंट्रल बुनियादी पार्ट, जहाँ से रूट और शूट बन जाते हैं, जहाँ पे रेडिकल और प्लूम्यूल होता है, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इन सम सीड्स सच एज द कैस्टर सीड्स द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये क्लास 12 में पढ़ना है अच्छे से। फिलहाल गोड़ा याद करना है कि कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म बन जाती है, जो एंडोस्पर्म होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बन जाती है कैस्टर सीड्स के अंदर, ये फिलहाल गोटा करना है। और वो एंडोस्पर्म क्या होता है, इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। ठीक है। एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स, देखिए क्या लिख रहा है ये। कुछ सीड्स में क्या होता है, कैस्टर सीड्स एग्जाम्पल आती है, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो बन जाता है कैसे, बाय डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार हो जाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, जो कि एंडोस्पर्म क्या होता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, उसे क्या बोलते हैं, एक और नाम, एंडोस्पर्मिक सीड, किसको, एंडोस्पर्म को। अब एंडोस्पर्म क्या करता है, ये इस यहाँ पे लिखा नहीं है। एंडोस्पर्म को आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड, है ना, मैं बोला था पिछली बार, स्पर्म का मतलब है सीड। तो एंडोस्पर्म का मतलब होता है इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ ए सीड, आप लिख सकते हैं इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ अ सीड, एक सीड का इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक सीड को। तो इनर न्यूट्रिटिव न्यूट्रिटिव टिश्यू of a seed, inner nutritive tissue of a seed is called as endosperm, that is formed in castor seed by the double fertilization, and will study about its detailed structure and how this fertilization happens in class 12, chapter number, शायद 2 के 1 है, पता नहीं। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है 5 साल पहले, क्या करे, 5 साल पहले नहीं, 2021 में था मैं 11 में, 2021 में, 2020 था मैं 11 में, हाँ 2021 में 12 में था मैं। In plants such as bean, ठीक है, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed। ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, बीन, ग्राम और पी की, तो एंडोस्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है इन द मैच्योर सीड, एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मस, यानी कि जहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं बन जाता है, वो कहाँ नहीं बन जाता है, इन तीनों के अंदर, बीन, ग्राम और पी, कहाँ बन जाता है, कैस्टर सीड्स के अंदर। ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडन सीट, जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होती है, ये हो गया एक कॉटिलेडन, और ये हो गया दूसरा कॉटिलेडन, जो कि हमने देख लिया। तो उसके बाद हम चलते हैं बिल्कुल नीचे। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलेडन सीड, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डायग्राम में भी समझाया था। ये देखिए आप, इसने कुछ और दिया है आपको समझ, हाइपोकोटाइल तो आप क्लास 12 में पढ़ना है, इसको छोड़िए फिलहाल आप, फिलहाल आप क्लास 10th में ही है, तो हम 10th में ही रहते हैं, सॉरी 11th में। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड, ठीक है।
एक मोनोकोटिलेडन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जहां पे खाली एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, जहां पे खाली एक कोटिलेडन, एक सीड लीफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली मोनोकोटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, वहां पे एंडोस्पर्म पाई जाती है। वो क्या होता है एंडोस्पर्म? इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ ए सीड, इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ ए सीड, इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ ए सीड, भूल जाते हैं इसलिए बोलता हूँ 3 बार। बट सम इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन कुछ मोनोकोटिलेडन्स जो ऑर्किड्स में आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो सब के सब भी एंडोस्पर्मिक नहीं होते। हाँ, जनरली अमूमन अमूमन आमतौर पे मोनोकोटिलेडन्स जो सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? तो सर एंडोस्पर्मिक, वहाँ पे एंडोस्पर्म होती है, वहाँ पे इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। लेकिन कुछ ऑर्किड्स में जो कि मोनोकोटिलेडन्स ही होते हैं, सीड्स उनमें, लेकिन उनमें नहीं बन जाता है क्या एंडोस्पर्म। तो ऑर्किड्स का मतलब होता है क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स की ऐसी मतलब फैमिली जिनके पास फ्लावर्स होते हैं अच्छे अच्छे ना, फ्लावर्स, ऑर्किड्स बोलते हैं ना उसको ही। इन द सीड ऑफ सीरियल्स जैसे मेज की अगर बात करते हैं हम, यानी कि मकई की बात करते हैं, द, है ना, होता है सीरियल, होते हैं ना वो, खाते हैं हम अच्छे से। द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस, सीड कोड जो वहां पे होता है, जो मोनोकॉट्स में भी था, ये देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? सीड कोड इज मेम्ब्रेनस, ये देखिए आप, दिस इज सीड कोड एंड फ्रूट वॉल, यू कैन सी है। ये देखिए आप, है ना, बाहर से ये पूरा कवरिंग जो है, ठीक है, सीड कोड एंड फ्रूट वॉल, ये सीड कोड है, ये फ्रूट वॉल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो ना, ये जिसको मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये ये इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। और अंदर यहाँ पे क्योंकि एंडोस्पर्म होता है जनरली, एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड्स, तो ये रहा क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? मैंने लाख बार कह दिया कि इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ अ सीड। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्केचुलम प्रेजेंट होता है, तो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। और यहाँ पे सीरोप्टाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीरोप्टाइल। और यहाँ पे प्लूम्यून भी होता है और रेडिकल भी होता है। प्लूम्यून से क्या बन जाता है? शाबाश, ये दिख रहा है आपको? मैं कहता हूँ उसको मार्क रेड पेन से, दिस इज द प्लूम्यूल एंड दिस इज द रेडिकल। रेडिकल से क्या बन जाता है? रूट। और प्लूम्यूल से क्या बन जाता है? शूट, अपर बॉडी प्लांट की। रेडिकल मतलब होता है एम्ब्रियोनिक रूट, प्लूम्यूल मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक शूट। बाद में क्या बनता है? इसे असली शूट, इसे क्या बनता है? असली रूट। और ये देखिए कोलियोराइजा भी यहाँ पे होता है, यू कैन सी हेयर, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। डिफरेंट डिशेस के नाम इसने यहाँ पे दिए। यू कैन सी कि जो एंडोस्पर्म यहाँ पे होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेंगे, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलेडनस सीड, ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, बस ये डिफरेंट पैटर्न्स पे दिए गए हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए एंडोस्पर्म मिल जाती है हमें। आप समझ रहे? एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए एंडोस्पर्म इसके इर्द गिर्द होती है, जो खाना देती है, खाओ खाओ, मैं एंडोस्पर्म हूँ, मैं इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू हूँ, मैं तुम्हें खाना दूंगी, तो उस तरह से ये खाना खाती है। तो एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? यंग डेवलपिंग प्लांट जो होता है ना, एम्ब्रियो असल में क्या होता है? यंग डेवलपिंग प्लांट। सीधी सी बात है, अगर ये यंग डेवलपिंग प्लांट है, ये एम्ब्रियो है, इट नीड्स सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट्स प्रोवाइड बाय एंडोस्पर्म, दैट्स प्रोवाइड बाय एंडोस्पर्म, बिकॉज एंडोस्पर्म इज द इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ a seed। अच्छा, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे ना। अच्छा, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स ये पढ़ा हमने, हाँ। अच्छा, द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस, यहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं सीड कोड को, ठीक है। एंड जनरली फ्यूज्ड, वो क्या होता है? जनरली वो फ्यूज होता है, अमूमन क्या होता है वो? फ्यूज होता है विद द फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल के साथ, ठीक है। ये देखिए आप, फ्रूट वॉल है ना, ये वाली जो मैंने बनाई थी यहाँ पे, ये वाली है फ्रूट वॉल, ये वाली। और जिसको मैं बनाऊंगा ना ग्रीन से, वो क्या है? वो है सीड का कोट, ये रहा सीड कोट फ्रूट वॉल, सीड कोट फ्रूट वॉल। तो क्या होता है? फ्यूज विद फ्रूट, फ्रूट वॉल, कौन? सीड कोट। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड, जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है, और वो करता है फूड को क्या? स्टोर, है ना। ये एंडोस्पर्म यहाँ पे बल्की है और करता है किसको? फूड को स्टोर। ये रहा एंडोस्पर्म, ये रहा, ठीक है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो
बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर। अब एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। वो आउटर कवरिंग जो है वो एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो से। देखिए, वो एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो से। उसको क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। ये रहा एल्यूरोन लेयर। ये सारी जो है ना, मैं इसको बनाऊंगा किस पेन से? रेड पेन से। ये सारी जो आप लेयर देख रहे हैं इस कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। और ये एल्यूरोन लेयर क्या करती है? ये करती है, आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की ही, है ना अंदर से एंडोस्पर्म सारा। इसको क्या है? आउटर कवरिंग, एल्यूरोन लेयर। तो करती क्या है एल्यूरोन लेयर? जो आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म होती है, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, यंग डेवलपिंग प्लांट को, बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर, उसी अपनी लेयर से, एल्यूरोन लेयर से। ठीक है। एल्यूरोन लेयर मानिए अब आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, जो एंडोस्पर्म को अलग कर देती है एम्ब्रियो से। एंडोस्पर्म तुम्हें मैं बंद कर दूँ कि मैं एल्यूरोन लेयर हूँ, बाहर में तुम्हें अलग कर दूंगी एम्ब्रियो से। तो बस यही है। ठीक है। आप मानिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज, you can see this layer. This is called as alluron layer that separates the endosperm from embryo. Alluron layer। और ये होती क्या है? प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से बन जाती है। The embryo is small and situated in a groove। एक ग्रूव के अंदर क्या होता है? सिचुएट। आप देखिए यहाँ पे ना ग्रूव बना के अच्छे से, है ना, ये ग्रूव बन गया यहाँ पे। तो उसी ग्रूव में क्या होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है यहाँ पे एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के एक एंड पे, इस साइड से मतलब, है ना, एक ग्रूव में। ग्रूव का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग नैरो कट और डिप्रेशन। अ लॉन्ग नैरो कट और डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन अंदर की हो गया हुआ है ऐसे, ग्रूव। ठीक है। यहाँ कुछ ग्रूव है। अच्छा, उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडन नोन एज स्केचुलम। स्केचुलम दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखिए आप स्केचुलम, ये देखिए आप, दिस कॉल्ड स्केचुलम। अब ये स्केचुलम क्या होता है? शील्ड शेप्ड कोटिलेडन, क्या उसको बोलते हैं? वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलेडन कॉल्ड एज स्केचुलम। स्केचुलम जो होता है वो शील्ड शेप्ड क्या होता है? कोटिलेडन होता है। स्केचुलम जो होता है वो शील्ड शेप्ड कोटिलेडन होता है। एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लीम्यूल एंड रेडिकल। और शॉर्ट एक्सिस में क्या होता है? नीचे क्या होता है यहाँ पे देखिए? प्लीम्यूल भी होता है शॉर्ट एक्सिस में, और रेडिकल भी कहाँ पे होता है? शॉर्ट एक्सिस में। अच्छा, द प्रीम्यूल एंड रेडिकल जो होते हैं आर एनक्लोज इन शीट्स, यानी कि लेयर्स। शीट मतलब लेयर होता है बॉटनी में, विच आर कॉल्ड सीलोप्टाइल कोलियोराइजा। सीलोप्टाइल कोलियोराइजा ऐसी लेयर्स होती है जो प्लूम्यूल और रेडिकल रेडिकल को बाहर से क्या करती है? सराउंड कर देती है, बाहर से इसको शीट का काम कर देती है, कवरिंग का काम कर देती है। एज एज एफ शीट बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग को, मतलब प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए सीलोप्टाइल और कोलियोराइजा आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द सीलोप्टाइल कोलियोराइजा। It protects the radicle and the plumule, the embryonic structures of shoot and root, plumule and radicle। कितना खुश था ये। ठीक है। तो हमने कहा ये खत्म हो गया इसके साथ हमारा। हम चलते हैं नीचे, अभी 10 मिनट है क्लास को, है ना। अब इसने यहाँ पे दिया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं उसके बारे में। ठीक है। सेमी टेक्निकल का मतलब होता है जो पूरा टेक्निकल नहीं होगा, है ना। सेमी हाफ जो होगा, यानी कि जहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज करेंगे। वी विल यूज सम साइंटिफिक टर्म्स बट इन सिंपल लैंग्वेज, ना। हम यहाँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, उधर टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगी। सिंपल और नॉन एक्सपर्ट लैंग्वेज में हम यहाँ पे बयान कर देंगे डिस्क्रिप्शन इसकी ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। उसको बोलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे उन्हें हम क्या करते, डिस्क्राइब कर देते। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ, ये बहुत हल्की सी होनी चाहिए। इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज भी ये होनी चाहिए। एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस भी ये होनी चाहिए, है ना। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग
द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, ठीक है। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, है ना, ये जहाँ कहाँ पाया कहाँ जाता है, मतलब जो प्लांट। और इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, मतलब क्या हो गया, जो नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट्स है, स्टेम है, जो मतलब करते काम फंक्शन का, रिप्रोडक्शन का, मतलब ये नहीं रिप्रोडक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, या जो बाकी प्रोडक्शन का, ना के प्रोडक्शन का, ठीक है, वो क्या, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या लीफ है, ठीक है। एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, क्योंकि फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, है ना। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स वहाँ पे हम क्या देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, है ना। जो पढ़ा नहीं आज तक उसकी एप्लीकेशन, जो पढ़ा ना लेसन हमने पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी एप्लीकेशन ये एंड का टॉपिक है। ये बहुत आसान है, मगर दिमाग खोल के पढ़ना ये चीज़। अल्लाह की कसम मैं बहुत आहिस्ता पढ़ाता हूँ। आप पता है कितनी कम स्पीड है, मैं कितना आहिस्ता बोलता हूँ। मैं सुपर आहिस्ता बोलता हूँ। वहाँ तेज बोलते हैं ना सारे टीचर्स, मैं कोशिश करता हूँ मैं बहुत आहिस्ता बोलूँगा ताकि आपको याद रहेगा। और ऐसे याद रहते हैं। मैं बात तेज करता हूँ लेकिन मैं आहिस्ता बोलता हूँ। मैं बीच में पॉज भी देता हूँ आराम से। आप समझ रहे हैं ये चीज़, क्योंकि हदीस में आ गया कि अत्तअन्नी मिन अल्लाह वल उज्रतु मिन शैतान, जल्दी करना शैतान की तरफ से होता है, और कामनेस, डेलिब्रेटनेस, वो अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता ही कंसेप्ट को इंटरनलाइज करिए। अपने आप को बाहर नहीं डालना है, कितना आसान है एनसीईआरटी। लेकिन उसके जो हर दिन पढ़ेगा, अगर आप देखिए ना, आप हर दिन खाली 40 मिनट पढ़ते हैं क्लास, फॉर एग्जाम्पल, कुल पढ़ना है कुछ 5-6 महीने, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ है ही नहीं। लेकिन याद खुद ही करना है, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से फिर भी इंशाल्लाह। अच्छा, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड, है ना। बाद में हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, और फ्लोरल फार्मूला एक चीज़ होती है वो हम बनाएंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड, ठीक है। मतलब डिस्क्राइब करने, वायरस पार्ट्स डिस्क्राइब करने के बाद ऐसा करेंगे, देखिए। फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल, सीधी सी बात है, कुछ सिंबल्स होंगे फार्मूला की। तो इन द फ्लोरल फार्मूला बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट। अगर हम बी आर बोलेंगे तो मतलब ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट क्या होता है, जहाँ पे ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होता है, जो पेडिसल पे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। आपको याद है कि भूल गया, मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे ब्रैक्ट्स होंगे, ये देखिए आप, जहाँ पे ब्रैक्ट्स होंगे उनको बोलेंगे ब्रैक्टियोल प्लांट। ये देखिए आप, है ना, ये ब्रैक्ट, यू कैन सी द ब्रैक्ट हेयर, जो यहाँ से लीफ उग जाता है, यहाँ से लीफ उग जाता है, इसको बोलते हैं क्या, ब्रैक्ट। तो जहाँ पे ब्रैक्ट पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। और के का मतलब होता है कैलिक्स, क्या होता है, कैलिक्स, यानी कि सेपल। के का मतलब क्या, सेपल। और सी का मतलब होता है कोरोला, क्या होता है, यानी कि पेटल। पेटल है ना, कोरोला पेटल, कलर्ड पार्ट फ्लावर का। और पी का मतलब पेरियंथ होता है, यानी कि न सेपल न पेटल, उसको बोलते हैं परियंथ, मतलब जहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अगर ये सेपल है कि पेटल है, अगर तू सेपल है कि पेटल, तो क्या है, मैं पेरियंथ हूँ। पेरियंथ का मतलब होता है जो बिल्कुल लगता है लीफ लाइक, न लगता है वो सेपल, न लगता है पेटल, जो लिली में होता है। लिली में एग्जाम्पल है इसकी। ए फॉर एंड्रोशियम और जी फॉर गाइनोशियम, कितना आसान है। बी आर का मतलब क्या हो गया, ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट्स होंगे, वो लीफ लाइक होंगे स्ट्रक्चर्स, तो बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर है। अगर के मतलब कैलिक्स होगा तो कितने होंगे, 2-3 बोल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसी कोरोला, सी बोलेंगे सीधे ही, ठीक है। ऐसे ही पेरियंथ, पी, एंड्रोशियम, ए, मतलब इसी पैटर्न में बोलना है। पहले बी आर लाना है, फिर लाना है के, फिर लाना है सी, फिर लाना है ए, फिर लाना है जी, ठीक है, बस यही करना है। ये फॉर्मूला खुद बनाता है इंसान। अच्छा, जी फॉर सुपीरियर ओवरी एंड जी डैश फॉर इंफीरियर ओवरी। अगर जी के ऊपर से हम बनाएंगे, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, अगर जी लिखेंगे सिर्फ जी, मतलब गाइनोशियम। अगर जी के नीचे डालेंगे डैश, मतलब क्या होगा, सुपीरियर ओवरी, मैं ऊपर हूँ, तुम मेरे नीचे हो, डैश मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं सुपीरियर ओवरी हूँ, मैं जो हूँ ये हूँ, क्या हूँ मैं हाइपोगाइनस ओवरी हूँ। अगर जी के नीचे से नहीं होगा बल्कि ऊपर से होगा ऐसे, मतलब क्या हो गया, मैं ही नीचे हूँ तुम ऊपर हो, मैं नीचे हूँ ओवरी, तो मतलब क्या हो गया, इन्फीरियर ओवरी। उसे क्या बोलते हैं, शाबाश, उसे क्या बोलते हैं, कोई बोल सकता है, शाबाश। हाइपोकाइनस हो क्या था, पेरिकाइनस हो क्या था, बोल गया आपको। ये देखिए आप, रिवीजन इसलिए करना होता है हर दिन, मैं कहा था रिवीजन हर दिन किया करिए। मैं रिवीजन नहीं करवाता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ वीडियो, ताकि आप रिवीजन भी कर पाए।
यहाँ पे देखिए आप ऊपर, हम कब पढ़ रहे थे, मैंने तो बहुत टाइम पहले पढ़ा था शायद, ये कोरोला से पहले आ गया था ये चीज़। ये देखिए आप, हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस और एपिकाइनस। एपिकाइनस का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी। पेरिकाइनस मतलब क्या होता है, सेमी इन्फीरियर। हाइपोकाइनस क्या होता है, सुपीरियर, ऊपर। फिर अगर नीचे आएगी थोड़ी सी, तो पेरिकाइनस पूरी नीचे जा रही है, बाकी सारे फ्लोर लपेटिंग्स ऊपर आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिकाइनस। तो वही तो है यहाँ पे, अगर एपिकाइनस होगा तो जी डैश ऊपर से होगा। अगर हाइपोकाइनस होगा तो ओवरी ऊपर होगी, नीचे क्या होगा, डैश, जी डैश, उस हिसाब से। मतलब जिसको सब समझ में आ गया लेसन, उसको यहाँ पे फॉर्मूला बनानी आ जाएगी, इसको नहीं आ गया लेसन समझ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। और एक बात देखिए, ध्यान से बात सुनिए, देखिए, अगर आप है ना साइंस स्टूडेंट्स, याद रखिए आज के बाद, ये होती है मेल सिंबल, क्या होती है, दिस इज द मेल सिंबल। मेल की सिंबल ऐसी होती है, आज के बाद मैं मेल लिखूंगा ही नहीं। आज के बाद मैं अपने क्लासेस में मेल लिखूंगा ही नहीं, मैं खाली ये बताऊंगा ऐसे, मेल, मेल, मेल। और फीमेल की सिंबल ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी, फीमेल की सिंबल। आज के बाद फीमेल लिखूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। और कोई अगर मेल भी है फीमेल भी है साथ में, बाइसेक्सुअल, तो ऐसे भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे इसने दिया है कि ये हो गया मेल की सिंबल, जो कि स्टार्टिंग में लानी है पहली। और ये होगा क्या, फीमेल की सिंबल, नीचे की ओर प्लस जाएगा। ठीक है, एरो मतलब ऐसे तो मेल, नीचे मतलब प्लस तो फीमेल। और अगर एरो भी ऐसे करे और नीचे भी प्लस भी लगा रहे तो मतलब क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, जहाँ पे दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। और अगर प्लस होगा ना ऐसे, और प्लस होगा, तो मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री की बाइलेटरल सिमेट्री, मुझे इतना बता दीजिए। मैं चेक करता हूँ आपको कितना समझ में आ गया है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री की बाइलेटरल सिमेट्री, बताइए। और जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, वहां परसेंटेज की सिंबल लगा देनी है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे मुझ में है। अब मुझे आप ऐसे काटेंगे, बाइलेटरल, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊंगा मैं सीधे बराबर नीचे तक। लेकिन अगर आप एक गोल चीज को काटेंगे किसी भी प्लेन से, लेकिन आप पास करें सेंटर एक्सिस से, तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। इसमें एग्जाम्पल क्या आती है, सीरेंटेटा, मतलब एनिमल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा था वो, उनको बोलते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसने प्लस साइन दिया है। यानी कि इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। और इसी एतबार से परसेंटेज का सिंबल जो है, वो हम देते हैं किसको, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल मुझे लगता है हम लेसन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रिविजन प्लीज़ क्या करिए अच्छे से। कल मैं रिविजन भी कराऊंगा अच्छे से, लेकिन खुद ही पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना। कितना आसान है जोलॉजी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही है, वो मुश्किल है, आसान है जोलॉजी, खुद ही हो जाता है इंसान को कवर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन टाइम देना पड़ता है, याद नाम करने पड़ते हैं, बाकी समझ तो आ जाता है जोलॉजी अच्छे से। मज़ा है पढ़ने में इसको, सॉरी मतलब बायोलॉजी, जोलॉजी प्लस बॉटनी। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम ये कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।